हेलो एवरीवन। वेलकम टू जीएस बाय शुभा। कैसे हैं आप लोग सभी? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हमारी क्लास का 7वां दिन है। हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं। पॉलिटी में हम क्या क्या पढ़ चुके हैं एक बार उसका रिवाइज करते हैं। फिर उसके बाद आज हमें जो पढ़ना है उस पर आएंगे। तो पॉलिटी में हमने अब तक क्या क्या पढ़ लिया था? हमने पढ़ लिया था कि भारत में कंपनी की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1600 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद कैसे कैसे कंपनी ने भारत के ऊपर शासन करना शुरू किया था, कब से कब तक कंपनी का शासन रहा था? तो कंपनी का शासन रहा था 1773 से 1858 तक, 1773 से 1858 तक। उसमें हमने कौन से एक्ट्स पढ़े थे एक बार उनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। उसके बाद हमने पढ़ा था 1781 का संशोधन अधिनियम, देन 1786 का अधिनियम, देन 1793 का चार्टर कानून, देन चार्टर कानून 1813, देन 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, आफ्टर दैट 1833 का चार्टर अधिनियम, देन 1853 का चार्टर अधिनियम। फिर 1857 की क्रांति हुई थी, जिसको हम सिपाही विद्रोह के नाम से भी जानते हैं, जिसको कंपनी होल्ड नहीं कर पाई थी। फिर उसके बाद क्या हुआ था? ताज ने शासन को अपने अंडर ले लिया था, मतलब फिर ब्रिटिश क्राउन का राज हो गया था, कंपनी का शासन समाप्त हो गया था। तो ब्रिटिश क्राउन का राज कब तक रहा था? 1858 से 1858 से 1947 तक। उसमें हमने पहला जो अधिनियम था वो कौन सा पढ़ा था? 1858 का भारत सरकार अधिनियम। फिर हमने पढ़ा है 1861 का भारत परिषद अधिनियम। उसके बाद 1892 का भारत परिषद अधिनियम। फिर हमने पढ़ा था 1909 का भारत परिषद अधिनियम। फिर 1919 का भारत शासन अधिनियम पढ़ा था हमने। फिर आज जो हम पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं भारत शासन अधिनियम 1935, जो कि अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट अधिनियम है, क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो ये भारत शासन अधिनियम 1935 है, ये सारा इंक्लूड है। इसमें जो जो चीज़ें हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड है। उसके अलावा जो और कंट्रीज़ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें से जो चीज़ें ली गई हैं जो हमारे इंडियंस के लिए अच्छी थी वो भी इंक्लूड है। उसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। पहले हम किसके बारे में जानते हैं? भारत शासन अधिनियम 1935 के बारे में जानते हैं। यह अधिनियम भारत में पूर्ण उत्तरदायी सरकार के गठन में एक मील का पत्थर साबित हुआ था। ये जो अधिनियम था भारत शासन अधिनियम 1935, ये क्या था? भारत में पूर्ण उत्तरदायी सरकार के गठन में क्या हुआ था? एक मील का पत्थर साबित हुआ था। ठीक है, आगे जानते हैं। यह एक लंबा और विस्तृत दस्तावेज था, बहुत ही लंबा और डिटेल्ड दस्तावेज था ये, जिसमें कितनी धाराएं थी? 331 धाराएं थी और 10 अनुसूचियां थी। कितने सेक्शंस थे इसमें? 321 सेक्शंस थे। और कितने शेड्यूल्स थे? 10 शेड्यूल्स थे, 10 अनुसूचियां थी। अब इस अधिनियम की विशेषता क्या क्या थी उसके बारे में हम जानते हैं। इस अधिनियम की पहली विशेषता थी, इसने अखिल भारतीय संघ की स्थापना की। इसने किसकी स्थापना की? अखिल भारतीय संघ, जिसमें राज्य और रियासतों को एक नई इकाई की तरह माना गया। जिसमें क्या हुआ था? जो राज्य हैं, जो स्टेट हैं और जो रियासतें हैं, उनको किसके तहत माना गया? किसके तरह माना गया? एक इकाई के तरह माना गया। अधिनियम ने केंद्र और इकाइयों के बीच 3 अनुसूचियां। इस अधिनियम ने क्या करा? जो केंद्र था और जो इकाइयाँ थी, जैसे राज्य हो गए, रियासतें हो गई, इसके बीच क्या किया? 3 अनुसूचियों बनाई थी, 3 अनुसूचियाँ। तो वो कौन सी अनुसूचियाँ थी उनके बारे में जानते हैं। सबसे पहली थी संघीय सूची, जिसमें कितने विषय थे? 59 विषय थे।
59 विषय थे। जो संघ सूची थी उसमें क्या था, जो केंद्र है संघ सूची में 59 विषयों पर कानून बना सकती है। दूसरी थी राज्य सूची। राज्य सूची में क्या था कि 58 विषय पर राज्य कानून बना सकती है। और समवर्ती सूची में क्या था कि दोनों राज्य भी और संघ और केंद्र भी दोनों मिलकर 36 विषयों पर कानून बना सकते हैं। अब ऐसे समझ सकते हैं जो हमारा जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है ये चीज़ उसमें भी इंक्लूड है। तो वो चीज़ ज़्यादा डिटेल हम वहाँ पढ़ेंगे, यहाँ ना पढ़ के। यहाँ तो मैं बस एक आपको रिव्यू दे रही हूँ जिससे एक आपके माइंड में एक मैप तैयार हो जाए, जिससे आगे चीज़ें समझने में आपको बहुत आसानी रहे। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाते हैं इसमें। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं। के आधार पर शक्तियों का बंटवारा कर दिया। 3 सूचियों के आधार पर क्या किया इस अधिनियम ने, जो भारत शासन अधिनियम था 1935, 3 सूचियों में शक्तियों का क्या कर दिया, बंटवारा कर दिया। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक, अब आगे चलते हैं। अवशिष्ट शक्तियां वायसराय को दे दी गई। ये 2 बार लिख दिया है। किसको दे दी गई, वायसराय को दे दी गई। अवशिष्ट शक्तियां किसको दी, सारी जो कंप्लीट पावर थी वैसे वो किसके हाथों में थी, वायसराय के हाथों में थी। हालांकि यह संघीय व्यवस्था कभी अस्तित्व में नहीं आई। क्या हुआ था कि हालांकि ये जो संघीय व्यवस्था है वो कभी भी अस्तित्व में नहीं आई, क्योंकि देसी रियासतों ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया। ये जो संघीय व्यवस्था थी ना ये कभी अस्तित्व में नहीं आई, ये बस क्या थी, बस इस अधिनियम में लिखी थी, लेकिन कभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था। किस लिए नहीं हुआ था, क्योंकि जो देसी रियासतें थी ना उन्होंने इसको मानने से या इसमें शामिल होने से मना कर दिया था, रिफ्यूज़ कर दिया था, रिजेक्ट कर दिया था इसको। ठीक है, अब इसकी दूसरी विशेषता के बारे में जानते हैं। इसने प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था समाप्त कर दी। जो प्रांत थे उसमें क्या हुआ कि जो डाइआर्की व्यवस्था थी, डाइआर्की शासन था, उसको समाप्त कर दिया, खत्म कर दिया, तथा प्रांतीय स्वायत्तता का शुभारंभ किया। जो प्रांतीय स्वायत्तता थी मतलब जो प्रांतीय लोग जो शासक थे वो अपने डिसीजंस, अपने रूल्स खुद ले सकते हैं, खुद बना सकते हैं। इसका शुभारंभ हुआ, इसकी शुरुआत हुई। राज्यों को अपने दायरे में रहकर स्वतंत्र तरीके से 3 पृथक क्षेत्रों में शासन का अधिकार दे दिया गया। जो राज्य थे, जो स्टेट्स थे, वो अपने दायरे में रहेंगे, अपने दायरे में रहकर तीन पृथक क्षेत्रों में, 3 अलग अलग क्षेत्रों में शासन करने का अधिकार दे दिया। इसके अलावा और क्या था, इसके अतिरिक्त अधिनियम ने राज्यों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की। इसके अलावा इस अधिनियम ने क्या करा, जो राज्य थे, जो स्टेट्स थे, उनमें एक उत्तरदायी सरकार की स्थापना करी। यानी गवर्नर को राज्य विधान परिषद के लिए उत्तरदायी मंत्रियों की सलाह पर काम करना आवश्यक था। जो गवर्नर थे, स्टेट के जो गवर्नर थे, तो वो क्या करते थे, जो विधान परिषद थी, लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, उसके जो अंदर जो उसके उत्तरदायी मंत्री थे, जो मिनिस्टर्स थे, तो वो क्या करेगा, उनकी सलाह पर काम करना उसको ज़रूरी है। वो कोई भी एडवाइस देंगे तो उनकी एडवाइस मानकर वो काम करेगा। ठीक है, यह व्यवस्था 1937 में शुरू की गई और 1939 में इसे समाप्त कर दिया गया। यह व्यवस्था जो थी ये कब से कब तक चली थी, ये 1937 से 1937 से 1939 तक चली थी। 1939 में क्या हुआ था, इसको ख़त्म कर दिया गया था, इसको समाप्त कर दिया गया था। अब इस अधिनियम की, जो भारत शासन अधिनियम 1935 है, इसकी तीसरी विशेषता क्या थी, इसकी तीसरी विशेषता थी इसने केंद्र में द्वैशासन प्रणाली का प्रारंभ किया। अब इसने क्या किया, सेंट्रल में डाइआर्की का आरंभ किया। ठीक है, अब डाइआर्की जो सेंट्रल में डाइआर्की शुरू होगी। परिणामतः संघीय विषयों को स्थानांतरित और आरक्षित विषय में विभक्त करना पड़ा। अब इसका परिणाम क्या हुआ, जो संघीय विषय थे और जो आरक्षित विषय थे
इनको क्या करना पड़ा, विभक्त करना पड़ा, अलग अलग करने पड़े। हालांकि यह प्रावधान कभी लागू नहीं हो सका। हालांकि क्या हुआ था, ये इसमें तो लिखा गया था, इसमें इस अधिनियम में तो ये इंक्लूड था, ये चीज़ लिखी गई थी, लेकिन ये क्या हुआ, कभी इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता, ये कभी अप्लाई नहीं हुआ था, लागू नहीं किया गया था ये कभी भी। अब इसकी चौथी विशेषता के बारे में जानते हैं। इसकी फोर्थ विशेषता क्या थी। इसने 11 राज्यों में से 6 में द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ की। जो 11 स्टेट्स थे उस टाइम पे, इसने क्या किया, जो 6 में 11 स्टेट्स में से 6 स्टेट में द्विसदनीय व्यवस्था, मतलब 2 सदन, अपर हाउस और लोअर हाउस, या फिर हम स्टेट के अकॉर्डिंग समझे तो लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा और विधान परिषद, ऐसे समझ सकते हैं। इस प्रकार बंगाल, मुंबई, मद्रास, बिहार संयुक्त प्रांत। अभी संयुक्त प्रांत क्या है, जो प्रेजेंट में उत्तर प्रदेश है उसको उस टाइम पे क्या बोला जाता था, संयुक्त प्रांत। और असम में द्विसदनीय विधान परिषद और विधानसभा बन गई। तो इस प्रकार क्या हुआ, जो बंगाल था, मुंबई था, मद्रास था, बिहार था, प्रेजेंट का उत्तर प्रदेश, और असम में क्या हुआ था, द्विसदनीय विधान परिषद और विधानसभा बन गई थी। ठीक है। हालांकि इन पर कई प्रकार के प्रतिबंध थे। हालांकि क्या था, इन पर कई प्रकार के प्रतिबंध थे। अब इसकी 5वीं विशेषता के बारे में जानते हैं। इसने दलित जातियों, जो एससी में जितनी जो भी जातियाँ आती थी उनको, महिलाओं, फीमेल्स को, विमेंस को, और मजदूर वर्ग के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था कर सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था का विस्तार किया। अब क्या था, पहले हमने क्या पढ़ा था कि सिख के लिए और जो भारतीय ईसाई थे उनके लिए, यूरोपियों के लिए, एंग्लो इंडियन के लिए, उनके लिए एक सांप्रदायिक व्यवस्था की गई थी। अब क्या हुआ, इस अधिनियम के तहत क्या हुआ, जो दलित जातियाँ थीं, एससी में लोग आते थे, एससी एसटी में आते थे, जो महिलाएं थीं, महिला वर्ग में जो आती थीं, जो फीमेल्स थी, जो मजदूर वर्ग थे, उनके लिए क्या किया गया, अलग से निर्वाचन की व्यवस्था कर सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था का विस्तार कर दिया था। ठीक है। अब इसकी 6ठी विशेषता के बारे में जानते हैं। इसने भारत शासन अधिनियम 1858 द्वारा, जो भारत शासन अधिनियम था 1858, उसके द्वारा स्थापित भारत परिषद को समाप्त कर दिया। जो 1858 में जो स्थापना किसकी हुई थी, भारत परिषद की स्थापना हुई थी, उसको क्या किया, इस अधिनियम ने खत्म कर दिया, समाप्त कर दिया। इंग्लैंड में भारत सचिव को सलाहकारों की टीम मिल गई। अब जो भारत सचिव था उसके लिए क्या हुआ, इंग्लैंड में सलाहकारों की टीम दे दी गई। क्या कर दिया गया, सलाहकारों की टीम दे दी गई। ठीक है। अब इसकी 7वीं विशेषता के बारे में जानते हैं। इसने मताधिकार का विस्तार किया। पहले अधिनियम में हमने क्या पढ़ा था कि जो वोट्स थी, उन कौन कौन वोट दे सकता था, जिनके पास संपत्ति थी या जो शिक्षित वर्ग के लोग थे। लेकिन अब इस अधिनियम के तहत क्या हुआ, जो मताधिकार था, जो वोट देने का अधिकार था, उसका विस्तार किया गया। लगभग 10% जनसंख्या को मत का अधिकार मिल गया। लगभग 10% लोग, 10% जो जनसंख्या थी, 10% जो लोग थे वो क्या कर सकते थे, अब वोट डाल सकते थे, उनको वोट डालने का अधिकार था इस अधिनियम के तहत, 1935 के अधिनियम के तहत। ठीक है। अब इसकी 8वीं विशेषता के बारे में जानते हैं। इसके अंतर्गत देश की मुद्रा और साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई। अब जो हमारा आरबीआई है उसकी स्थापना कब हुई, 1935 में। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई, 1935 में। तो इसके किसके अंतर्गत, जो भारत शासन अधिनियम है 1935, उसके अंतर्गत क्या हुआ, देश की मुद्रा और साख पर नियंत्रण के लिए, कंट्रोल के लिए आरबीआई की स्थापना की गई। ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। 9th, इसका जो 9वीं विशेषता है,
इसने न केवल संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की बल्कि प्रांतीय सेवा आयोग, जैसे कि हमारे यूपीएससी हो गया और फिर स्टेट पीसीएस हो गया, तो इसने यूपीएससी आयोग जो संघ लोक सेवा आयोग है उसकी स्थापना भी की, और स्टेट में जैसे पीसीएस स्टेट पीसीएस होता है, जो स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम होते हैं उसके आयोग की भी स्थापना की। और 2 या अधिक राज्यों के लिए संयुक्त सेवा आयोग, मतलब 2 या उससे अधिक राज्यों के लिए भी संयुक्त सेवा आयोग की स्थापना की। कौन से अधिनियम के तहत हुई थी इनकी स्थापना? भारत शासन अधिनियम 1935। तो एक क्वेश्चन उठ के आ जाते हैं, कैसे कैसे उठ के आ सकते हैं वो जब आपकी क्वेश्चन वाली क्लास होगी, एमसीक्यूज की क्लास होगी, मैं उसमें सारा कुछ करवा दूंगी, कुछ नहीं छूटेगा। ठीक है, तो चलिए अब इसकी 10वीं विशेषता के बारे में जानते हैं। इसके तहत 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई। इसके तहत क्या हुआ? जो संघीय न्यायालय थे उनकी भी क्या हुई? स्थापना की गई। आई होप क्लास आपको अच्छी लगी होगी। आज के लिए क्या करते हैं, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ये जो आपका भारत शासन अधिनियम 1935 है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक्ट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट अधिनियम है, क्योंकि ये जो का त्यों हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। जब हम आगे पढ़ेंगे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन एज इट इज़, ये आपको उसमें के अंदर भी मिलेगा। तो आज ऐसा करते हैं, आज की क्लास को यहीं तक रहने देते हैं। कल हम अब पढ़ेंगे अपना भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ठीक है, मैं आशा करती हूँ आपको क्लास अच्छी लगी है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो औरों तक भी उसको शेयर करें और लोगों तक भी पहुँचाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और कमेंट में मेंशन ज़रूर करें अगर आपको कुछ भी किसी भी तरीके की कोई कमी लगी हो। ठीक है, थैंक यू सो मच।